दोस्तों मुझे 18 इयर्स हो गए प्रैक्टिस के अंदर, डॉग्स के अंदर उतार चढ़ाव बहुत देखे, पर जो मैंने रिसेंट ईयर्स के अंदर 2022 से 24 के बीच में जो एक डिक्लाइन देखा है डॉग फील्ड के अंदर, वैसा मैंने डिप कभी नहीं देखा। हमारे कुरुक्षेत्र एरिया के अंदर, शाहबाद के अंदर बहुत सारे डॉग ब्रीडर हुआ करते थे। यहाँ ब्रीडिंग का हब माना जाता था, पूरे इंडिया से यहाँ से बच्चे जाया करते थे। मैं अब ये चीज नोटिस कर रहा हूँ कि सारे ब्रीडर्स इस फील्ड को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ब्रीडिंग के फील्ड को। उसके कई सारे कारण हैं। आज इस वीडियो में मैं उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करूंगा कि क्या उनके कारण हैं और कैसे हम उस चीज़ को कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइस, इस टाइम ना जो बीमारियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा अजीब सी हो गई हैं। जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी तो हमारे पास डिस्टेम्पर केस बड़ा रेयरली आया करता था, कभी 2 महीने में कोई एक केस आया करता था। पार्वो बहुत रेयर हुआ करता था, मतलब उस टाइम वैक्सीनेटेड डॉग हुआ ही नहीं करते थे। 18 साल पहले लोग वैक्सीनेशन बहुत कम करवाया करते थे। आज का ज़माना ऐसा आ गया है कि आप वैक्सीन नहीं कराओगे तो 100% होगा ही होगा, और आपने हल्की कंपनी की भी वैक्सीन लगा ली तब भी होगा ही होगा। पार्वो ऐसा हो गया, डिस्टेम्पर ऐसा हो गया। और अब मैं एक अजीब सी बीमारी देख रहा हूँ अब डॉग्स के अंदर कि डॉग आ रहा है, उसको पार्वो वाले सिम्टम आ रहे हैं, वॉमिट कर रहा है, लूज मोशन कर रहा है। जब उसका एक आधा दिन होता है तो उसमें डिस्टेम्पर वाले सिम्टम भी आने लग जाते हैं, उसको दौरे भी पड़ने लग जाते हैं। टेस्ट कराओ तो भैया उसके प्लेटलेट भी कम हुए पड़े होते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा कि कैनल पे हम कैसे इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं और कैनल को प्रॉफिटेबल कैसे बना सकते हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास पुणे से, बेंगलोर से बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन कंसल्टेशन में डिस्कस किया कि जी हमारे कैनल में रेगुलरली ब्रीडिंग हुआ करती थी, फीमेल बच्चे आराम से दिया करती थी, बहुत अच्छे बच्चे हुआ करते थे। अब मेरे डॉग के रिजल्ट भी आने बंद हो गए और फीमेल पपीज़ नहीं दे रही। 8-9 महीने हीट में नहीं आ रही, जो आ रही हैं वो खाली जा रही हैं। जो कंसीव कर रही हैं तो उनका अबॉर्शन हो रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनमें पार्वो आ रहा है। तो भाई ये आज थोड़ा सा इस चीज़ पे वो करेंगे जो मैं उनको सलाह दे रहा हूँ। अभी जो मैं ये पुणे वाले कैनल की बात बता रहा हूँ कि उनके सारे हर्ड के अंदर डिस्टर्बेंस हुई पड़ी थी, फीमेल हीट में नहीं आ रही थी, डॉग के रिजल्ट नहीं आ रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि आप रेंडमली एक बार ब्लड टेस्ट करवाओ सभी डॉग्स का। वो बंदा कहता है कि जी मेरे डॉग बिल्कुल खा पी सही रहे हैं, इनमें कोई बीमारी नहीं है। मैंने उसको कहा, मैं कहा तू 5 डॉग का ब्लड टेस्ट करवा, तेरे पास 20 डॉग हैं, रेंडमली जो तेरे को थोड़े हल्के लगते हैं डॉग और ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉग हैं उनका एक बार टेस्ट करवाओ। आप यकीन नहीं मानोगे, जितने भी डॉग्स थे सभी के अंदर टिक फीवर निकला। ये सब क्लिनिकल चलती जा रही है और ये सबसे ज़्यादा कैनल किलर बीमारी है। टिक फीवर तो कैनल में घुसने नहीं देना आपने। जिस कैनल में एक बार टिक फीवर घुस गया तो भाई वो तबाह होगा ही होगा। वो अंदर एक दीमक की तरह सारे कैनल को खत्म कर देता है। तो भाई आज इस पे थोड़ा सा और गहरा डिस्कशन करेंगे कि इसके सिम्टम क्या आते हैं जो हमारे डॉग को टिक फीवर हो रहा होता है। एक तो भाई कैनल को टिक फ्री तो रखना ही है आपने, वो तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। अगर एक डॉग बीमार हो रहा है, बार बार बीमार हो रहा है, 104 से 105 से टेम्परेचर ज्यादा आ रहा है, कई बार इनिशियल स्टेज में ब्लड टेस्ट करवाते हैं उसमें डायग्नोस नहीं हो पाता और वो डॉग बार बार बीमार हो जा रहा है। एक 15 दिन भी ठीक रहा, फिर 15 दिन बाद फिर बीमार हो गया, या उसका एक्सेसिव वेट लॉस हो रहा है। वो खा भी ठीक रहा है पर उसका वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। और डॉग का आप देख रहे हो कि सभी डॉग्स का स्टूल का कलर चेंज हो गया है, ब्लैक कलर का स्टूल पास कर रहे हैं और एनीमिक होते जा रहे हैं डॉग। आप म्यूकस मेम्ब्रेन चेक कर रहे हो डॉग की, म्यूकस मेम्ब्रेन पेल होती जा रही है सभी डॉग्स की। ये क्लियर कट साइन ऑफ टिक फीवर है, जो लाइम डिसीज जिसको बोलते हैं। पीछे एक कैनल वाले को मैंने कहा कि भाई अपने एक बार दोबारा सर्वेलेंस कर, तो उसने क्या किया कि सभी डॉग्स को डॉक्सीसाइक्लिन, जो इसकी टिक फीवर की दवाइयाँ होती है, उसका सारा कोर्स करना स्टार्ट कर दिया सभी डॉग्स को। वो तरीका ठीक भी है और गलत भी है। एक बार तो क्या हुआ कि जितने कैनल के डॉग थे वो ठीक हो गए, पर जो डॉग जो ठीक ठाक थे उनके अंदर भी हमने कोर्स करवा दिया, तो उससे क्या वो हुआ कि उसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाती है दवाइयों की। एक दवाई जब 4-5 बार चलती रहती है तो उसके बाद उसके अंदर वो काम करना बंद कर देती है। तो ये तरीका एक हिसाब से ठीक भी है कि हमने सारे कैनल का एक बार कोर्स करवा दिया। अगर 4 डॉग के अंदर वो बीमारी निकली है तो बाकी डॉग्स में प्रोबेबिलिटी है होने की। ये तरीका एक हिसाब से ठीक है कि भी चलो सभी डॉग के सर्वेलेंस जो उसमें है या नहीं है उसका एक एंटीबायोटिक कोर्स हो गया। पर जो डॉग ठीक ठाक है उनका हमने खामखाई उसको एंटीबायोटिक का कोर्स करवा दिया। जब कभी वो बीमार होते हैं तो फिर वो एंटीबायोटिक काम नहीं करती। तो अगर आपके कैनल के अंदर ऐसा कुछ होता है तो जो भी डॉग आपका बीमार होता है सबसे पहले उसका ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं। डॉग को टिक फ्री रखना है आपने। दूसरा क्या है कि एक जो चीज़ मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई थी डिवॉर्मिंग पे। मैं हमेशा अपने सभी क्लाइंट को ये गाइड करता हूँ कि जो आपने बहुत अच्छी डिवर्मर से डिवर्मिंग नहीं करनी। लोग क्या है शुरू से ही बड़े हाई फाई डिवर्मर यूज़ करने लग जाते हैं,
जब जो डॉग छोटा है उसके अंदर जो वर्म्स हैं वो भी बहुत कम लेवल के होते हैं, उसमें बहुत हाई फाई एंटी मतलब जो एंथलमेटिक वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। लोग शुरू से डोरेंटल प्लस की टैबलेट देना स्टार्ट कर देंगे। जो 15 दिन का बच्चा है भाई उसको हल्की दवाई दो, फेनबेंडाजोल है, एल्बेंडाजोल है, ये बहुत छोटे छोटे सॉल्ट होते हैं, आइवरमेक्टिन है, ये पहले इन हल्की दवाइयों से काम स्टार्ट करो। जब आपको लगता है कि भाई डिवर्मिंग हमने कर दी उसके बावजूद भी वर्म्स ख़त्म नहीं हो रहे, तब थोड़े से हाई फाई डिवर्मर की तरफ जाओ। शुरू से ही बहुत हाई फाई उस पर मत जाओ। तो एक डिवर्मिंग का आपने सबने ख्याल रखना है। अगर आपके विजिबल वर्म्स आ रहे हैं डॉग के उसके अंदर स्टूल के अंदर, तो आप उसके अंदर बहुत अच्छे डिवर्मर से डिवर्मिंग करो, तभी उसके अंदर सारा का सारा सिस्टम ठीक होगा। थर्ड जो सा पॉइंट है वो है कि डॉग की एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन पे पूरा ध्यान देना है आपने। इस जो फैक्टर को लोग बड़ा लाइटली ले लेते हैं कि कैनल के अंदर डॉग बंधा हुआ है, उसको आप खाना पूरा दे भी रहे हो तो भाई उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको पचा नहीं पाएगा अगर वो डॉग पूरी तरह एक्सरसाइज नहीं करेगा। लोगों ने यहाँ जर्मन शेफर्ड रख रखे हैं और उसको बस बाहर जाके पोटी करा के ले आते हैं। कभी आप जर्मन शेफर्ड का लिटरेचर पढ़ोगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि कम से कम 15 किलोमीटर की सैर चाहिए। यहाँ पर लोगों ने हस्की है, हस्की बेसिकली क्या यूज़ हुआ करता था कि वो कार्ट खींचने का काम आता था हस्की, जब लोग बैठ के उस पर भागते थे। तो ये हस्की बहुत ही ज़्यादा हार्डी ब्रीड है। अब उसको क्या कर रखा है लोगों ने, एसी के अंदर बिठा रखा है, वो कुछ कर ही नहीं रहा। वो 20 हो रखे हैं यहाँ पे हस्की, बहुत ज़्यादा मोटे हो रखे हैं, उनसे उनका कोई स्टेमिना ही नहीं रहा। बेसिकली जो ब्रीड जिसके लिए बनी हुई थी, तो आप वो काम मत लो, लेकिन उसको उतना एक्सरसाइज इंड्योरेंस तो रहना चाहिए उसका। तो अपने जितने भी हस्की के कैनल वाले हैं उसको बहुत कम से कम 5-6 किलोमीटर की सैर जरूर करवाओ। अगर आपको लगता है भाई हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अर्ली मॉर्निंग उसको लेके जाओ, पूरा घूमे डॉग। वो हमारे जो डॉग जितने भी देखे कैनल के डॉग होते हैं, आप कभी भी नोट करना ये चीज़ कि बहुत सारे ब्रीडर इस वीडियो को देख रहे होंगे, कोई भी आपने ऐसा डॉग नहीं देखा होगा जो 10-11 साल का हो कैनल का और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। घरों के अंदर डॉग बहुत एक्टिव रहते हैं क्योंकि वो रेगुलरली उसको बाहर घुमाने जाते हैं, डॉग्स को बैलेंस डाइट देते हैं, सारा कुछ करते हैं। कैनल में बेचारा डॉग एक पिंजरे के अंदर पड़ा हुआ है, उसकी एक्सरसाइज हो नहीं पा रही। एक्सरसाइज होने की वजह से सारे जॉइंट खराब हो जाते हैं, डॉग के रिजल्ट आने बंद हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत डिप कर जाता है डॉग का। तो एक्सरसाइज ज़रूर करवाएं, डॉग की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी फैक्टर है। और थोड़ा सा अपने जो पपीज़ का बेचने का सिस्टम है, मतलब मैंने एक देखा है जो कैनल ओनर होते हैं वो पपीज़ को रिटेन करने के पता नहीं मतलब एक रेट पे फिक्स कर देते हैं भी मैंने 50,000 से कम बच्चा नहीं देना। इसका तरीका ये बनता है गाइस, जो आपके घर में अगर बच्चे होते हैं, जो बच्चा आपने रिटेन करना है, जो सोचते हो कि नहीं बिकेगा मैं अपने पास रख लूंगा, सिर्फ उसी का रेट हाई फाई रखो, नहीं तो 1-1.5 महीने के अंदर उसको सेल आउट करके पासे करो। अगर आपने रेट बहुत ज्यादा हाई फाई लेना है तो मान के चलो कि आपको उसको रिटेन भी करना पड़ सकता है। उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन करके रखो भाई, उसकी प्रॉपर डिवर्मिंग सारा कुछ करके रखो, वैक्सीनेशन वगैरह, और उस डॉग का आप रेट हाई रखो जिसके जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं। आप उसको रिटेन करने की पावर रखते हो तभी रेट हाई रखो, अदरवाइज जिस रेट पे जाता है उसको निकाल दो ताकि वो अपने अगले घर में जाए और अच्छे से रहे। आपके घर पार्वो डिस्टेम्पर से मर जाएगा तो उसका कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। थोड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो अगर पपीज होते हैं। अगर आपका खुद का सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो जो यूट्यूबर्स हैं कई सारे जो चैनल की वीडियो बनाते हैं जो पपीज का, उससे बहुत फर्क पड़ता है, पपीज बड़े जल्दी बिक जाते हैं, तो उस चीज का भी आप सहारा ले सकते हो। अपने चैनल पे सारी चीजों का रिकॉर्ड रखो, जितने भी सारी चीजें हैं, अपना जो इनकम है, आउटपुट है, डॉग कब हीट में आया था, किस डॉग के कहाँ रिजल्ट हुए थे, कहाँ पपीज़ हुए हैं, कैसे हुए हैं, सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखो, एक बुक मेंटेन करो ताकि आपको पूरे कैनल का खाता पता लगता रहे। लोग रेंडमली याद करते रहते हैं इस डेट को क्रॉस कराई थी, उस डेट को क्रॉस कराई थी, ऐसा कभी मत किया करो। हमारा तरीका क्या होता है कि हम कोई फीमेल क्रॉस कराते हैं तो उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं मोबाइल के अंदर, तो उसका हमारे को डेट उसी दिन का मोबाइल में से ही पता लग जाता है कि किस दिन इसकी मीटिंग हुई थी। ये भी एक तरीका होता है। और एक अपना जितने भी डॉग के टेस्ट करवा रहे हो आप, ABC कोई भी डॉग है, उनका एक रिकॉर्ड जरूर रखा करो। जब भी कोई आप डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट करता है या उसका कोई टेस्ट करवाते हैं, उसकी फ़ोटो खींच के एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो। आपका या पार्टनर का जो ग्रुप हो उसके अंदर एक बार सारे ब्लड रिपोर्ट्स डालते रहो ताकि आपके कैनल का पूरा रिकॉर्ड उसके अंदर मेंटेन हो जाए। ये चीज़ें आप करोगे, अपने डॉग का कैनल का सर्वेलेंस करते रहोगे, टिक्स नहीं होने दोगे, टिक फीवर नहीं होने दोगे, पपीज़ की क्वालिटी अच्छी रखोगे, जल्दी जल्दी निकाल दोगे, उनको रिटेन करने का वो करते रहोगे, तो आपका कैनल बिल्कुल प्रॉपर वे में चलेगा। बस ये बात करना चाहता था क्योंकि बहुत सारे लोग इसी से परेशान हैं, तो ये मुद्दा छेड़ना बहुत ज़रूरी था। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और भाई सभी अपने
जितने भी ब्रीडर्स के व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू।